जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान की हालत अभी कुछ ऐसी है कि बस इन लोगों का कहना ये हो चुका है कि अगर आपका खुद का घर शीशे का हो तो दूसरे के घर की तरफ कभी पत्थर उठा के नहीं फेंकते। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं इमू मियाँ, जो कि कटोरा लेके घूमने के लिए मशहूर हो चुके हैं, उन्होंने आजकल भारत को लेकर किसी भी चीज़ के बारे में टिप्पणी करने से थोड़ा खुद को पीछे खींच लिया है, क्योंकि कई सारे कारण है उसको। दुनिया भर में महामारी फैली हुई है। ऐसे में इन्होंने पिछली बार एक टिप्पणी ऐसी कुछ करी थी कि भैया आप देखिए कि भारत से ज़्यादा अच्छी हालत अभी इस समय पाकिस्तान की है। हालांकि बाद में अब ये बात सामने आई कि इस तरीके से वहाँ पे वायरस की जांच के नाम पे कितनी बड़ी बड़ी धांधलियाँ हुई हैं, हम सभी ने देखी भी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको इस बारे में पूरी एक लंबी सारी आर्टिकल्स की फहरिस्त मिल जाएगी कि भैया किस तरीके से कि पाकिस्तान में जाँचें हुई हैं, जिस कारण से कि वहाँ के मामलों में इतनी ज़्यादा कमी देखने को मिली। क्योंकि देखिए सीधा सा हिसाब है कि पढ़ोगे ज़्यादा तो परेशानियाँ भी ज़्यादा होंगी, लेकिन अगर पढ़ाई करोगे ही नहीं तो परेशानियाँ आएंगी कहाँ से। लेकिन अभी पाकिस्तान में जो नए हालात उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, उससे पाकिस्तान में गृह युद्ध यानी कि सिविल वॉर की कंडीशंस बढ़ती जा रही हैं। परेशानी बनी है इस समय वहाँ की खुद की पुलिस। आवाम वहाँ की कुछ नहीं बोल रही है, जैसा कि हमेशा से होता आया है। वैसे कि हम लोग उम्मीद ये कर रहे थे कि भाई बलूचिस्तान से इस तरह की आवाज़ आएगी या दूसरे जो सीमावर्ती इलाके हैं उस तरफ से इस तरह की आवाज़ें आएंगी, लेकिन अब जिस तरीके से कि सिंध की पुलिस ने रिटेलिएट किया है, वो बात बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए चिंताजनक है। क्योंकि ऑलरेडी उनकी इकनॉमी जो कि हमेशा से टूटी पड़ी हुई थी, वो आज भी टूटी पड़ी हुई है। और ऐसे टूटे हुए हालातों में वो अपने आप के ऊपर एक और गृह युद्ध को नहीं थोप सकते। अब आप ज़रूर इस चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी क्या कारण था कि पाकिस्तान जैसे शांतिप्रिय देश में इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए। तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी दे दूं कि पिछले अभी जो 18 अक्टूबर गया है, उस दिन करीब 11 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक सभा करी, जिसमें कि नवाज़ शरीफ की जो सुपुत्री हैं मरियम, उन्होंने वहाँ पे इमरान खान को संबोधित करते हुए काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की बताई जो कि वाकई में सोचने वाली हैं कि किस तरीके से इमरान खान ने समय समय पर धोखा दिया है। और जब उनसे आवाम या कोई भी एक रिस्पॉन्सिबल इंसान जब सवाल पूछता है सामने आके कि भाई आखिर आप ये चीज़ क्यों कर रहे हो या ऐसा करके आप क्या सिद्ध करना चाह रहे हो, तो वो अपनी फ़ौज के पल्लू के पीछे जाके छुप जाते हैं। अब पाकिस्तान में फ़ौज का जो कनेक्शन है हमेशा की वहाँ की गवर्निंग या रूलिंग पार्टी से, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। समय समय पर तख्ता पलट हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, चाहे वो जिया उल हक का टाइम हो या फिर वो कौन थे परवेज़ मुशर्रफ जी, या फिर उनका समय हो। हमने देखा है किस तरीके से सेना जो है अपना इन्फ्लुएंस रखती है वहाँ की सरकार के ऊपर, और समय आने पे किसी भी तरह से तख्ता पलट किया जा सकता है। और जब इमरान खान वहाँ पे चुनाव जीत के आए थे तो इस बात की पूरी संभावना लगाई जा रही थी कि इमरान खान को सबसे बड़ा सपोर्ट उस समय है वहाँ की आर्मी का। क्योंकि जिस तरीके से नवाज़ शरीफ ने पिछला चुनाव जीता था और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो जीतते जीतते रह गई थी, जिनके जो हस्बैंड थे जरदारी, उसके बाद वो वहाँ के प्रधानमंत्री बने थे। तो उसके बाद से ये सारी चीज़ों के कयास लगाए जा रहे थे कि भाई आर्मी का जो इन्फ्लुएंस है वो बहुत हद तक कम हो गया है और इस वाले चुनाव में आर्मी जो है अपना पूरा दम लगाएगी। और जुआ उन्होंने खेला था इमरान खान के ऊपर, और इमरान खान काफ़ी अच्छे वोटों से जीत के भी आए थे। एक नए नेता के रूप में उभरे थे वो वहाँ पे। और दूसरी चीज़, आवाम ने अपने आप को उनसे जोड़ के देखा था और इस चीज़ को समझने की कोशिश करी थी कि भाई इमरान खान जो है उनके लिए हो सकता है कुछ अच्छा समय लेके आ सके। क्योंकि इमरान खान के चुनावी दौर का सबसे बड़ा मोटो जो था, या मैं कहूँ सबसे बड़ा नारा जो था, वो ये कि उन्होंने कहा था कि भाई मैं किसी भी देश के सामने जाके भीख नहीं मांगूंगा, या यूँ कह लें फंड नहीं मांगूंगा, क्योंकि हमारे देश की हालत ऑलरेडी इतनी ज़्यादा बिगड़ी हुई है और ऐसे हालातों में और ज़्यादा बाहर से लोन लेना हमारे लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। ये चीज़ पाकिस्तानियों को बहुत पसंद आई थी कि भैया चलो एक आदमी तो ऐसा आया जो कि ये कह रहा है कि भाई मैं बाहर से पैसा आप लोगों के लिए नहीं मांगूंगा, बल्कि मैं हमारे देश को इस लायक बनाऊंगा कि हम लोग खुद इतना रेवेन्यू जनरेट कर सकें, मतलब एक्सपोर्ट्स की तरफ ध्यान देंगे जिससे कि हम लोग फॉरेन रिजर्व अपना बढ़ा सकें। लेकिन ऐसा हुआ कुछ भी नहीं, और ये चुनाव जीतते ही इन्होंने सबसे पहला काम किया वो इन्होंने यही किया कि जाके बाहर से पैसा मांगना शुरू कर दिया। अब पैसा मांगने तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद जो इनकी बेइज्जतियाँ हुई हैं कई बार, वो और भी ज़्यादा चिंताजनक है। भाई अमेरिका से इनने लोन मांगा, IMF से इनने पैसा मांगा, चाइना ने पैसा देने के नाम पे जो शोषण मचा के रखा है पाकिस्तान में, वो किसी से भी छुपा नहीं है। वहाँ की लड़कियों के साथ जो चीज़ें हो रही हैं, जो ट्रैफिकिंग देखने को मिल रही है, वो भी किसी से छुपी नहीं है। पाकिस्तान के ही जब भाई पाकिस्तान ये कहता है कि भाई हम एक मुस्लिम कंट्री हैं और मुसलमानों को हम लोग हर तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो ऐसे में जब उइगर मुसलमानों को लेकर पाकिस्तान से सवाल किया गया कि भाई आप भारत जो कि रोहिंग्याओं के साथ कर रहा है, आप उसके ऊपर तो लगातार सवाल उठा रहे हो, लेकिन जो चाइना में उइगर मुस्लिम हैं जो कि वहाँ पर डिटेंशन कैंप टाइप के बना दिए गए हैं, वहाँ पे बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है,
उसको लेकर आप लोग क्यों कुछ नहीं बोलते? आखिर वो भी तो एक मुस्लिम कम्युनिटी ही है, आप उनके बारे में क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? तो ऐसे में उन्होंने साफ कह दिया था कि भैया ये चाइना का अंदरूनी मामला है और उसके ऊपर हम कुछ भी टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि भारत जो कि रोहिंग्याओं को लगातार बाहर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि भारत के ऊपर अतिरिक्त बोझ ना पड़े, क्योंकि भारत ऑलरेडी अपने लोगों को भरण पोषण करने में कहीं ना कहीं जूझ ही रहा होता है। ऐसे में ये जो एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है ये इन चीज़ों को और ज़्यादा बदतर बना देता है। और ऐसे में कई लोगों का जिनका ये सोचना है कि भाई बांग्लादेश की जीडीपी जो है वो भारत से ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है, तो मेरी उन लोगों को बस एक ही राय है कि भाई आपके पहचान में अगर कोई रोहिंग्या हो तो उनको आप बोल दीजिए कि भैया आप बांग्लादेश चले जाओ, और जो बांग्लादेशी हमारे यहाँ गैरकानूनी रूप से रह रहे हैं आप उनको बोल दीजिए कि आप लोग बांग्लादेश चले जाओ, क्योंकि वहाँ की जीडीपी और ज़्यादा बेहतर हो चुकी है। और बांग्लादेश अब मुझे ऐसा लगता है कि अपने यहाँ के लोगों का भरण पोषण करने में ज़्यादा मददगार साबित होगा बशर्ते भारत के। तो बात ये आ जाती है कि भाई इन लोगों ने उइगर मुसलमानों के ऊपर कुछ भी बोलने से कर दिया था मना कि भैया ये चाइना का आंतरिक मामला है, लेकिन भारत में जब भी कुछ होता है तो इनको फटे में टांग अड़ाना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बेसिकली पाकिस्तानियों के पास भारत की बुराई करने के अलावा ज़्यादा कुछ काम रहता नहीं है। और आज भी मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि आपने देखा होगा मैं मेरे चैनल में पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा बात करता नहीं हूँ, लेकिन इस वीडियो में पाकिस्तान के बारे में बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे पड़ोस में अगर गृह युद्ध होता है तो कहीं ना कहीं उसका इफेक्ट हम पे भी पड़ेगा, क्योंकि भाई बहुत बड़ी सीमा है भारत और पाकिस्तान की जो कि एक दूसरे को जोड़ती, तो इसीलिए हम लोग को इस बारे में संज्ञान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरीके से कई सारे मौक़ों पे इमरान खान जो है अपनी पीठ दिखा चुके हैं उन्हीं की आवाम को, और उनकी आवाम लगातार इस चीज़ को लेकर परेशान रहती है कि भाई इमरान खान कोई भी ठोस कदम उठाने में आखिर किस चीज़ से डरते हैं। और ये चीज़ हमें देखने के लिए इस केस में भी मिली जब गृह युद्ध वाली बात सामने आई कि वहाँ के जो सेना प्रमुख हैं बाजवा, उन्होंने एक पूरी जांच कमेटी बिठा दी कि भाई आखिर जांच होगी इस चीज़ की, क्योंकि सुनने में बीच में ये भी आ गया था कि वहाँ के जो आईजी हैं उनको किडनैप कर लिया गया था। बाद में हालांकि उनको छोड़ दिया गया, लेकिन इस बात की पुष्टि इस बात से हो गई कि वाकई में वहाँ पे कुछ गलत हुआ था, क्योंकि वहाँ पे आईजी समेत जो दूसरे 70 ऑफिसर हैं जो कि बड़े रैंकों पे काबिज हैं, ये सब के सब एक साथ छुट्टी पे चले गए। छुट्टी पे एक साथ जाना भी प्रोटेस्ट दिखाने का एक तरीका होता है शांतिप्रिय तरीके से, और शांतिप्रिय देश में हम इस चीज़ की उम्मीद कर भी सकते हैं। अब ये सब चीज़ें चल ही रही थी कि इस बीच पाकिस्तान में कुछ एक बम धमाके भी हो गए हैं जिसमें कि कई लोगों की मृत्यु हुई है। अब पाकिस्तान को ऐसे हालात में जाने से अगर कोई बचा सकता है तो मुझे ऐसा लगता है वहाँ की सिर्फ आवाम ही बचा सकती है, जिनको खुद ये चीज़ समझनी होगी कि भाई जो नेता उनको एक ऑब्सेशन का पार्ट पढ़ा के कि इंडिया के खिलाफ आपको किस तरीके से जहर उगलना है, आपको किस तरफ धकेल रहे हैं, ये चीज़ आपको समझनी होगी। क्योंकि अगर आप एक सीधे तौर पे बात करें तो अगर आप एक बच्चे को बंदूक दिला देते हो तो वो बहुत सस्ता पड़ेगा वहीं उसको पढ़ाई करवाने के, क्योंकि अगर एक देश अपने बच्चे को अगर पढ़ाई करवाता है, उसको किताबें दिलवाता है, उसको एजुकेशन की बात करता है, तो आपको उस बच्चे की नौकरी का भी इंतज़ाम करना पड़ेगा। वहीं अगर आप इनको बंदूक दिला देते हो तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रोज़गार वहीं से इनका शुरू हो जाता है। ये कई सारे केसेस में हम लोग देख चुके हैं किस तरीके से वहाँ पर ब्रेन वॉश किया जाता है। लेकिन अगर इस स्थिति में ये वाली परेशानी और ज़्यादा बढ़ती है तो आने वाले समय में ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो सकती है, और परेशानी यहाँ पे भारत के लिए भी खड़ी हो सकती है। साथ ही चाइना के लिए भी चीज़ चिंताजनक हो जाएगी, क्योंकि चाइना के अरबों रुपए इस समय पाकिस्तान में लगे हुए हैं नए सिल्क रूट को तैयार करने में, और जिस तरीके से चाइना वहाँ पर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है, अपनी मौजूदगी बढ़ा रहा है भारत को घेरने के लिए, वो हो सकता है कि वो दाव उसको उल्टा ही पड़ जाए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।